बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला की जानिब से एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें नैब रावलपिंडी पर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ को भी सारे मामले में मुलव्वस करने की कोशिश की है। इसके पीछे क्या वजह है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आखिर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, नैब की जानिब से ऐसा क्या कुछ किया गया है, क्या एविडेंस हासिल किए गए हैं जिसकी वजह से इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि नैब की जानिब से उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। नैब रावलपिंडी ब्लैक मेलिंग एसोसिएशन बन चुकी है। उन्होंने डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी का बाज़ाब्ता नाम लिया और फिर उन्होंने इस सारे मामले में आर्मी चीफ को भी मुलव्वस करने की कोशिश की और कहा कि जी डीजी नईम रावलपिंडी जो है वो ये तासुर देते हैं कि वो आर्मी चीफ के बंदे हैं। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ का इस सारे मामले से ताल्लुक़ नहीं है, मगर ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश क्यों की गई है उसके पीछे वजह यह है कि आपको याद होगा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मामले में बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ से मुतालबा किया था, दरख्वास्त की थी कि वो इस सारे मामले की तहकीकात कराएं। उसके बाद फौरी तौर पे आर्मी चीफ की जानिब से रब्ता किया गया बिलावल भुट्टो से और तहकीकात का हुक्म दिया। रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि कुछ अफसरान की जानिब से अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। आपको पता है फ़ौज का एक निज़ाम है कि अगर कोई भी चीज़ ये साबित हो जाए थोड़ी सी भी कि इन्होंने वाकई अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है तो फिर फ़ौज उस पर फौरी तौर पे एक्शन भी लेती है। और यही हुआ कि आर्मी चीफ ने कानून के मुताबिक जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसी के मुताबिक फौरी तौर पे उन अफसरान को ओहदे से हटा दिया और GHQ रिपोर्ट करने का हुक्मनामा जारी किया। तो इसी वजह से आज दोबारा से नाम लिया गया है आर्मी चीफ का, ताकि आर्मी चीफ का हम नाम लेंगे तो फिर आर्मी जो है वो इस हवाले से हरकत में आएगी और हमारे खिलाफ जो केस चल रहे हैं उसमें सुस्त रवि भी आ जाएगी और फौरी तौर पे मामला जो है वो रुक जाएगा। यानी बेसिकली बुनियादी तौर पे दबाव में लाने की कोशिश की गई है एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो ये समझती है कि पहली जो हमारी चाल थी वो कामयाब हो गई थी। अब ये दोबारा अगर यही चाल हम ये करेंगे तो इसमें भी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी चीफ जो है उनका नाम जब आएगा तो वो अपने नाम को बचाने के लिए वो कोई ना कोई कदम उठाएंगे और उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा और पीपल्स पार्टी से वो लोग जो ख़ास तौर पे फेक अकाउंट में मुलव्वस हैं और जिन जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है उससे उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और आज रिलीफ उन्हें कुछ हद तक वो मिल भी गया है। वो चेयरमैन नैब की जानिब से रिलीफ मिला है, उस पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बताता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो वजह है वो वजह क्या है और नैब के पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, बेसिकली बुनियादी तौर पे वजह यह है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़े से उनके पॉइंट, जिसमें उन्होंने जो इनके मंगला व्यू के 31 लाख के शेयर से वो फ्रीज़ करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि ये शेयर जो है वो फ़रोख्त करना चाहते थे और नैब को ये पता चल चुका था। नैब ने एहतसाब अदालत से दरख्वास्त की कि केस ये चल रहा है और एविडेंस हमने इकट्ठे कर लिए हैं और उस एविडेंस की बुनियाद पर ये जो है मुंजमद किए जाएँ शेयर्स, ताकि ये फ़रोख्त ना कर सकें और ये यहीं पर ही रहें। उसमें जो तहरीरी आर्डर जारी हुआ है उसमें वाज़ेह तौर पे ये भी लिखा गया है कि जो नैब की जानिब से रिपोर्ट जमा हुई फिर एहतसाब अदालत ने आर्डर दिया। नैब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो चेयरमैन साबिक चेयरमैन PIA इजाज़ हारून जो हैं और सलीम मांडीवाला ने ये पार्टनर भी हैं दोनों, सरकारी अराज़ी की गैर कानूनी अलाटमेंट की, सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट से 14 करोड़ रुपए हासिल किए, फिर बिजनेस डील की आड़ में ओमनी ग्रुप के जाली अकाउंट से रकम वसूल की। सलीम मांडीवाला ने मुलाजिम के नाम मंगला व्यू कंपनी के 31 लाख शेयर खरीदे। नैब के पास काफ़ी शवाहिद हैं मौजूद हैं कि सलीम मांडीवाला का सेक्शन 9 के तहत जुर्म के मुर्तकब हुए हैं। नैब को खदशा था कि सलीम मांडीवाला के शेयर फ़रोख्त न कर दें, मुंजमद कर दिए जाएँ, जिस पर एहतसाब अदालत ने
یہ منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ جو ان کے جو شیئرز ہیں وہ فروخت نہ کیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے SECP کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے آگاہ رہیں. اچھا، اب مسئلہ کیا ہوا سلیم مانڈی والا کے خلاف کہ کیوں نیب اچانک سے حرکت میں آئی اور کیا ایسی چیزیں ملی ان کو کہ جس کے بعد جو ہے یہ کیس اتنا مزید آگے چلا گیا. تو جناب ایک ملزم جو ہیں طارق جن کا نام ہے، اور یہ سلیم مانڈی والا کے ملازم بھی ہیں اور فرنٹ مین بھی ہیں. تمام جو جائیداد ہے وہ تمام جائیداد کا کچھ حصہ جو ہے وہ طارق کے نام پر تھا، اور جو منگلا ویو کے 31 لاکھ شیئرز ہیں یہ بھی طارق کے نام پر تھے. تو طارق کو جب نیب نے انویسٹیگیٹ کیا تو نیب انویسٹیگیشن کے دوران طارق نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، جو بھی پیسہ ہے، وہ میرا نہیں ہے بلکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا کا ہے. اس پر تحقیقات کا سلسلہ آگے ہوا. ان کے جو بھائی ہیں ندیم مانڈی والا، ان کو بھی طلب کیا گیا تھا، ان حوالے سے بھی جو ہے تفتیش کی گئی. اس میں پھر جی جو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ان جائیدادوں کو، لیکن ان جائیدادوں سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج پریس کانفرنس میں ڈپٹی چیئرمین نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جناب یہ جائیدادیں میری ہیں اور میں نے سرمایہ کاری کی ہے. تو نیب کا جو کیس ہے بنیادی طور پہ وہ یہی ہے کہ یہ بے نامی جائیداد ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا کی ہے. تو آج انہوں نے اس بات کا بعدی نظر میں اعتراف کر لیا ہے کہ یہ ایکچوئل ساری چیزیں میری ہیں، اور نیب کا کیس بھی یہی ہے کہ یہ سلیم مانڈی والا کی جائیدادیں ہیں، مگر یہ بے نامی رکھی گئی ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان FPR میں بھی یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے. تو اسی میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی جو انہوں نے 14 کروڑ روپے حاصل کیے، پھر یہ تمام کی تمام جو رقم ہے وہ فرنٹ مین طارق کو جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے دی گئی. اسی اکاؤنٹ کے ذریعے پھر وہ رقم منگلا ویو کمپنی کے 31 لاکھ شیئرز خریدے گئے. ایک جو بنگلہ ہے وہ فرنٹ مین ہے جی عبد القادر شیوانی، جو یہ بھی سلیم مانڈی والا کے ملازم ہیں. ان کے نام پر بھی 55/30A جو کہ کراچی میں خریدا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب سابق چیئرمین PIA اجاز ہارون گرفتار ہوئے تھے، ان سے تفتیش کی گئی تھی، تو اس تفتیش کے دوران انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ عبدالغنی مجید سے انہوں نے پیسے لیے ہیں. جناب جعلی اکاؤنٹ کیس کا ذکر ہو تو پھر اومنی گروپ نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ساری جو پیمنٹیں ہیں یہ بھی اومنی گروپ سے ہوئیں. بیسیکلی انہوں نے ایک سرکاری زمین جو ہے، پلاٹ جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے فروخت کیے تھے، اور پھر وہ پیسہ جعلی اکاؤنٹ میں گیا. اور جعلی اکاؤنٹ میں کون سے میں گیا اس کا اکاؤنٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کمپنی کا نام بھی بتاتا ہوں، وہ ہے جی A1 انٹرنیشنل. اس اکاؤنٹ میں گئی، وہاں سے پھر یہ پیسے پھر آگے شفٹ ہوتے گئے. آپریٹ جو ہے وہ سلیم مانڈی والا صاحب کر رہے تھے، مگر جو فرنٹ مین تھے جن کے نام پر سارا کچھ ہو رہا تھا وہ طارق تھے، اور اس کے بعد جو ایک بنگلہ خریدا گیا تھا عبد القادر شیوانی کے نام پر. تو ناظرین یہ تھے. اب میں آپ کو تھوڑا سا وہ آرڈر بتا دیتا ہوں احتساب عدالت کا، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دیٹ دا ایکیوزڈ محمد اجاز ہارون اینڈ سلیم مانڈی والا ادر embezzled the government land through illegal and fraudulent allotment unlawful gain 144.2 million from fake bank account namely A1 International under the grab of business deal or property transaction with AB یعنی عبد المجید آف اومنی گروپ. تو وہی ذکر جو ہم کر رہے تھے کہ اجاز ہارون جو کہ سابق چیئرمین PIA تھے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا. تو اس آرڈر میں ان کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، اور اس میں ساتھ انہوں نے مزید لکھا کہ دیٹ دا پروسیڈنگ ہیز فردر ریویلڈ دیٹ دا purported prop coordinated by the accused Salim Mandiwala using his brother Nadeem Mandiwala propertyship namely Mandiwala builder and developer and receive جو کرائم پروسیڈ رقم ہے 144.2 ملین. یعنی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو ندیم صاحب ہیں سلیم مانڈی والا صاحب کے بھائی، انہوں نے جو بلڈر مانڈی والا بلڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک جو کمپنی کہہ لیں اور اس کا اکاؤنٹ کہہ لیں، اس میں یہ رقم جو ہے وہ ریسیو بھی کی تھی.
ये तमाम जो रकूम हैं ये सारी फिर शिफ्ट होती रही हैं मुलाजमीन के नाम पर, और फिर जायदादें ये ख़रीदते थे मगर उन्हीं के नाम पर रहते थे। अब जब ये सारा मामला आया और उसके बाद ये नैब ने तहकीकात मुकम्मल करके एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा कराई और एहतसाब अदालत ने शेयर बंद किए, तो उसके बाद ये शोर मच गया कि जनाब ये क्या हो गया है, ये तो अब हक़ैक़ जो है वो हमारे सामने आ गए हैं। फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका उनको फौरी तौर पे क्या फ़ायदा हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फौरी तौर पे ये फ़ायदा हुआ है कि जी चेयरमैन नैब जो हैं जस्टिस जावेद इकबाल, उन्होंने नोटिस लिया है और उन्होंने नैब रावलपिंडी से तमाम रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया है और नैब रावलपिंडी को हिदायत की है कि जब तक रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच पड़ताल ना की जाए किसी किस्म की कोई कार्रवाई आप आगे ना करें, यानी कार्रवाई करने से रोक दिया है चेयरमैन नैब की जानिब से। और प्लस ये कहा है कि जब तमाम रिकॉर्ड शवाहिद का जायज़ा लिया जाएगा तो उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। नाज़रीन, SCCP नैब ने ये जो एक्शन लिया वो SCCP की रिपोर्ट में भी सारा कुछ है और SCCP की रिपोर्ट नैब के पास मौजूद है, जो फिर उसको कोलैबोरेट करके नैब ने अपनी रिपोर्ट जो है एहतसाब अदालत में जमा कराई थी। नैब ज़राए का ये कहना है कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं और शवाहिद की बुनियाद पर ही हम ये गए हैं। अब सलीम मांडीवाला के ख़िलाफ़ क्या हो सकता है, ये कुछ हमारे आइनी माहिरीन हैं उनसे भी हमने बात की है, नैब ज़राए से भी बात की है कि ये मामला इसलिए बढ़ सकता है और शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने ये अपनी जायदादें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान FBR में यानी गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की हैं, तो उस बेस पर ये नायल भी हो सकते हैं अपनी यानी सेनेटरशिप से, ये नायल हो सकते हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब ये तस्लीम किया तो ये जो वीडियो है ये मज़ीद इनके ख़िलाफ़ एक एविडेंस के तौर पर भी पेश हो सकती है, क्यों कि एक तरफ ये कहते रहे कि जी ये हमारी जायदादें नहीं हैं और फिर जब मुल्ज़िम पकड़े गए, मुल्ज़मान से तफ्तीश हुई और उसके बाद जब ये फ्रीज़ हुई तो ये कहते हैं कि ये जायदादें हमारी हैं। तो इससे नैब का जो केस है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि नैब यही कह रही थी कि बेनामीदार ये जायदादें हैं और आज बादी नज़र में इन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है ये जायदादें हमारी है और हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। इससे बचने के लिए इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है ताकि अब मुद्दा जो है वो इनकी तरफ डाला जाए। बहरहाल अभी जो नैब ज़राए ये कह रहे हैं कि हमारे पास कंक्रीट एविडेंस मौजूद हैं और हम इस केस को मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे और ये भी बता दूं कि ऐन मुमकिन है कि कुछ गिरफ्तारियां भी इस केस में आ सकती हैं इस बयान के बाद कि जब इन्होंने कहा कि ये जायदादें हमारी हैं। अब जो है इनको बताना पड़ेगा, जो अगला नैब का सवाल भी होगा वो ये होगा कि जनाब ये आपने जायदादें कहाँ से बनाई, पैसे कहाँ से आए, मनी ट्रेल दें। मनी ट्रेल अब इनको देना पड़ेगा, जो इनके लिए अब सबसे बड़ा मसला बन जाएगा, क्यों कि रिकॉर्ड तो आ चुका है कि जिन जिन जो जो जायदादें खरीदी गई हैं, जिन जिन पैसों से, वो पैसे तो आ रहे हैं जाली काउंट केस, जाली काउंट से पैसे आ रहे हैं जिनको ओमनी ग्रुप ऑपरेट कर रहा था, उनके साथ क्या इनका ताल्लुक़ था, वो चीज़ें जो हैं अब इस्टेब्लिश की जाएंगी और वो ही नैब जो है मुतवक्के तौर पे एंड देन से ये सवालात भी कर सकता है कि जनाब आप मनी ट्रेल दें। अब अदालत में मनी ट्रेल भी इनको देना पड़ेगी, क्योंकि पहले नैब के लिए ये मुश्किल था कि हम कैसे साबित करें कि ये सलीम मांडीवाला की है, सिर्फ मुल्ज़मान के बयान थे। अब ये कह चुके हैं कि ये जायदादें हमारी हैं, तो नैब के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि जनाब ये जो चीज़ें हैं सलीम मांडीवाला की हैं। जो नैब का आप कह लें जो नैब की इन्वेस्टिगेशन थी, जो नैब की एफ़र्ट थी, वो यही थी, यही साबित करना था कि ये बेनामी जायदादें सलीम मांडीवाला साहब की हैं और अब इसमें नैब को ही काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। देखते हैं कि आगे क्योंकि आर्मी चीफ से भी उन्होंने मुतालबा किया है, उस हवाले से क्या रिएक्शन आता है। बहरहाल नैब की जानब से तो फौरी तौर पे रिएक्शन आ गया है और चेयरमैन नैब जो है उन्होंने फौरी तौर पे एक छोटा सा आप कह लें
فائدہ فوری طور پہ ان کو دے دیا ہے، تاکہ ان کی تسلی کے لیے ہم دوبارہ سے جائزہ لے کے اس کیس کو پھر مزید آگے پروسیڈ کیا جائے گا۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ انفارمیشن، آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔